तो आज का हमारा एपिसोड तेंजो नाम के एक अनलकी बॉय की है जो खुद अपनी जिंदगी अंधेरे में जी रहा है पर दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाना चाहता है। लेकिन उसका पास होना किसी को भाता नहीं। लेकिन एक दिन अपने ही घर में उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है जहां जाकर उसकी बॉडी पूरी तरह से बदल जाती है। पर यह सब हुआ कैसे और क्या इसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी, यह सब जानेंगे इस वाली वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखना। डिस्क्लेमर, यह एनीमे हमारा नहीं है, हमने खाली इसको हिंदी एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलो तो बिना ना देरी करते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी तेंजो नाम के एक लड़के की है जिसको लगता है कि यह दुनिया उसे पसंद नहीं करती, पर फिर भी वो अपने आप को तसल्ली देकर यह सोचकर खुश रहता था कि उसे इस दुनिया में जीने का मौका दिया गया है। वह सबकी मदद करके उनके सामने आना चाहता था। तभी उसकी नज़र कुछ बदमाशों पर जाती है जो अकेले एक लड़की का फ़ायदा उठाना चाहते थे। हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें रोकता है और हम देख पाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर तो कितना मोटा, गंदा, बदसूरत, छोटी हाइट वाला एक आदमी है। उसकी शक्ल देखने के बाद तो गुंडे को डरकर वहां से भाग जाना चाहिए था, पर ऐसा बदसूरत आदमी की हिम्मत देख उन्हें और गुस्सा आ जाता है। वो उसको पीट पीट कर उसका खून निकाल देते हैं। जब तक पुलिस वहां नहीं पहुंचती तब तक वो वहां से दुम दबाकर भागे नहीं थे। वो लड़की तेंजो की मदद करती है लेकिन वो उसे मना कर वहां से जाने लगता है। यही पहली बार नहीं था जो आज तेंजो के साथ हुआ। वो यह सब बचपन से सहता आ रहा है। पढ़ाई तो छोड़ो, उसके खुद के माँ बाप ने उसको बदसूरत होने की वजह से उसे नहीं अपनाया। तेंजो जो कि एक वेल सेंटर फैमिली से है, उसे कभी वह प्यार नहीं मिला जो उसके छोटे भाइयों को दिया जाता है, क्योंकि वह दिखने में अच्छे थे। सिर्फ तेंजो के दादा ही थे जो तेंजो को प्यार करते थे। उनकी ही बोली गई बातों को सुनकर वह दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है। उनके गुजरने के बाद उन्होंने सारी प्रॉपर्टी तेंजो के नाम पर करवा दी। उनके बनाए गए बिल की वजह से तेंजो के माँ बाप उसे चाहकर भी प्रॉपर्टी छीन नहीं सकते थे। इस कारण गुस्से में आकर उन्होंने तेंजो को अकेला छोड़ दिया और अब वह पार्ट टाइम जॉब करने अपना आप को पालता है और अपनी पढ़ाई का भी खर्चा चलाता है। आज तेंजो की मिडिल स्कूल ग्रेजुएशन सेरेमनी है जहां स्कूल के आखिरी दिन पर स्कूल के फ्रेंड्स एक दूसरे को हाई स्कूल की गुड विशेस देते हैं। वहीं तेंजो को सिर्फ गालियां मिली थी। आज भी स्कूल के पुलिस तेंजो को पीटते हैं और उसको बचाने की बजाय सब उसकी फोटो खींच रहे होते हैं। आज तेंजो की जॉब भी छूट गई है उसके लेट हो जाने की वजह से। तेंजो हार मान चुका है, वह थक चुका है और अपने आप को यह दिलासा देकर कि कभी तो उसकी जिंदगी भी बदलेगी। जब वह शीशों पर अपना गुस्सा उतार रहा था तभी गलती से उसे एक सीक्रेट कमरा मिल जाता है। तेंजो के दादा को वर्ल्ड एक्सप्लोर करने का शौक था, इसलिए जब भी वह किसी देश में जाते वहां से कुछ न कुछ लेकर आते और यही सब शायद इनका इकट्ठा किया गया खजाना है। कमरे के अंदर एक और दरवाजा था जिसको वह खोलता है तो अंदर एक और कमरा मिलता था। उसके अंदर कदम रखते ही एक डिजिटल स्क्रीन ओपन हो जाती है। इसमें लिखी गई इंफॉर्मेशन गेम के इंस्ट्रक्शन जैसे लग रहे थे। तेंजो को यह स्टेटस और स्किल्स मिले हैं, पर यहाँ भी उसे स्टेटस सिर्फ एक ही पॉइंट पर है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि वो इन्हें बढ़ा भी सकता है। खैर, यहाँ पे तेंजो को मास्टर ऑफ रूम, मास्टर ऑफ डोर की स्किल्स मिलती है। इसका मतलब है कि तेंजो के अलावा यहाँ कोई और नहीं घुस सकता जब तक तेंजो खुद ना चाहे। अब खिड़की के खोलने के बाद उसे पता चल रहा है कि यह कमरा तो दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। टेबल पर एक पर्चा रखा हुआ था जिसमें इस घर की कहानी लिखी हुई है। इस घर का मालिक एक जादूगर था और उसका जीवन समाप्त होने वाला था, इसलिए उसने इस घर की ओनरशिप उसे दे दी जो इस घर को पहले ढूंढेगा। इस दुनिया में जादू एग्जिस्ट करता है और उसी जादू से तेंजो इस घर का खुद मालिक बन जाएगा। वहाँ कमाल के हथियार भी रखे हुए थे जिनको तेंजो जब बाहर लेकर आता है उसे उन्हें यूज करने की स्किल्स मिल जाती है। अब इसी तरह तेंजो हर एक वेपन को बाहर लेकर आता है और उसे सबकी स्किल्स मिल जाती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तेंजो दूसरी दुनिया से आया है। अब अचानक से तेंजो के सारे वेपन स्किल्स मार्शल आर्ट स्किल्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं।
तेंजो अपने सभी वेपन्स आइटम बॉक्स में रख रहा था। अचानक से वहां एक डीमन अटैक कर देता है, लेकिन वो बैरियर को पार नहीं कर पाता क्योंकि ये घर के उसके पुराने मालिक के जादू से प्रोटेक्ट किया गया है। यह मॉन्स्टर ब्लड वगैरह है जिसका लेवल 300 है। वह पास के पेड़ को उखाड़ के तेंजो के ऊपर मारता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था। अब तेंजो मजे मजे में उस जादूगर का भाला उस मॉन्स्टर पर फेंक के मारता है और उसकी बॉडी में हाल हो जाता है। वह खत्म हो गया था। यह देख के तेंजो की फट जाती है, लेकिन ओगिर को मार के तेंजो का लेवल 100 हो गया था और उसके स्टेटस भी 1000 प्लस हो जाते हैं। इस दुनिया के मॉन्स्टर्स को मारने से तेंजो उसे मिले गए रिवॉर्ड्स को असली दुनिया के पैसों में कन्वर्ट कर सकता है। अब असली दुनिया में आते ही तेंजो की बॉडी दर्द से टूटने लगती है। जब सुबह तक बॉडी में बहुत बदलाव आ चुके थे। उसकी बॉडी फिट और हाइट भी लंबी हो चुकी थी, लेकिन तेंजो अपने आप को नहीं देख सकता था क्योंकि घर का शीशा तो उसने तोड़ दिया था। वैसे भी वो अपनी बदसूरत शक्ल देखना भी नहीं चाहता। दूसरी दुनिया में तेंजो को अपने नाप के कपड़े मिल जाते हैं। इस दुनिया में अलग अलग किस्म के पौधे हैं। तभी वहाँ पर 200 लेवल का एक स्लाइम मॉन्स्टर आ जाता है जिसको तेंजो आसानी से खत्म कर देता है। उस मॉन्स्टर से मिले गए नेकलेस को तेंजो गले में पहन लेता है और उसे ही मिली गई काफी जेली को खा लेता है और जो आइटम अब तक बच गए थे तेंजो उनको पैसे में कन्वर्ट कर उसकी स्कूल यूनिफॉर्म सिलवा लेता है। तेंजो पहली बार अपनी जिंदगी में खुश था। दूसरी दुनिया के लिए उसकी दिलचस्पी इतनी बढ़ गई थी कि वह असल दुनिया के बारे में तो भूल ही गया था, पर उसे यह बखूबी याद था कि इस दुनिया में वह भले ही कितना भी ताकतवर हो जाए, पर असल दुनिया में उसके लिए कुछ नहीं बदलेगा। अगले दिन तेंजो सेम स्कूल में हाई स्कूल कर रहा है जिसमें उसने मिडिल स्कूल पास किया था। सभी लोग तेंजो की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे जिसका उसे एहसास भी नहीं था। जब तेंजो अपनी क्लास में बैठता है तो उसे जो स्टूडेंट्स तेंजो को बुली किया करते थे वो भी तेंजो को पहचान नहीं पाए थे। उन्हें तो लग रहा था कि यह कोई ट्रांसफर स्टूडेंट है, पर जब उन्हें पता चलता है कि ये भी वही मोटा बदसूरत छोटी हाइट वाला तेंजो है तो पूरी क्लास हैरान हो जाती है। यह देखने के बाद तो तेंजो भी अपनी शक्ल देखने जाता है और वो भी यकीन नहीं कर पाता कि यह उसकी शक्ल है। जो तेंजो को पसंद नहीं करते थे आज उन्हें उसे घर लिया था और उनकी भीड़ में खुद तेंजो के छोटे भाई बहन भी मौजूद थे। वो सब जानना चाहते थे कि इन कुछ छुट्टियों में तेंजो में इतना बदलाव कैसे आ गया। वैसे तेंजो की कही गई वो बात एकदम सच थी कि इतने बदलाव के बावजूद भी उसके साथ पहले जैसा ही बर्ताव किया जा रहा है। तभी वहाँ वही लड़की एक लंबी कार से वहाँ आती है। तेंजो को यह लड़की ठीक से याद नहीं थी, उसे भी तेंजो अलग लग रहा था। खैर वो उसे याद दिलाती है कि वह वही लड़की है जिसको उसने बचाया था। तेंजो को भी याद आ गया था, पर वह उससे पूछता है कि उसे उसका नाम कैसे पता, तो वह बताती है कि उस दिन उसे तेंजो को थैंक्स करने का मौका नहीं मिला था, तो उसने इस पर इंफॉर्मेशन निकाली। यह लड़की तेंजो को उसे एकेडमी में एडमिशन दिलवाना चाहती है। तेंजो का छोटा भाई देखता है कि इस लड़की ने तो सुपर एलाइट स्कूल यानी ओसे एकेडमी की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। इस लड़की का नाम कावेरी होजो है और यह ओसे एकेडमी की स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर और साथ ही चेयरमैन की छोटी बेटी है। और असल में होजो के पापा ही यह चाहते हैं कि तेंजो उसकी एकेडमी में एडमिशन ले। ओसो एकेडमी जापान के बड़ी स्कूलों में से एक है जहां स्टूडेंट अपनी फील्ड में परफेक्ट होने आते हैं। इस स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट का फ्यूचर एकदम ब्राइट है, पर तेंजो उनके ऑफर को फिर भी ठुकरा देता है क्योंकि वो अपने आप को इसके लायक नहीं समझता। उसके भाई बहन तेंजो की बेइज्जती कर एकेडमी को ज्वाइन करने की बात कर रहे थे, पर होजो ही उनकी बेइज्जती कर उन्हें मना कर देती है क्योंकि जब वो तेंजो पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसे पता चल गया था कि उसके ही भाई बहन तेंजो सबकी तरह बुली किया करते थे और जब तेंजो को परेशान या उसे मारा जाता था तो ये लोग दूर से इसे एंजॉय किया करते थे। बात रही तेंजो की, ओसे एकेडमी के लिए ग्रेड से बढ़कर स्टूडेंट्स का अच्छा स्वभाव ज़्यादा जरूरी है जो कि तेंजो में है। तभी होजो का सेक्रेटरी तेंजो को स्कूल दिखाने की बात करता है।
होजो उसे अपने साथ उसे एकेडमी ले जाती है। यह इतना बड़ा स्कूल था कि तेंजो नहीं लगता कि वह यहाँ के लोगों के बीच घुल भी पाएगा। तेंजो उसे एकेडमी के चेयरमैन यानी होजो के पापा से मिलते हैं। वो तेंजो की उसकी बेटी को बचाने के लिए अपने सिर को झुकाकर उसे थैंक्स कहते हैं। तेंजो ने यह करने से मना कर रहा था। होजो कहती है कि उसे अपने आप पर गर्व करना चाहिए क्योंकि वहाँ इतने लोग होने के बावजूद सिर्फ तेंजो ही था जिसने उसकी मदद करनी चाहिए, और यही चीज तेंजो को इस स्कूल के लायक बनाती है। तेंजो को ट्यूशन की भी चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, पर फिर भी तेंजो अपने आप को एग्री नहीं कर पा रहा है तो कि वह जीनियस लोगों के स्कूल में पढ़ सकता है। चेयरमैन तेंजो से पूछते हैं कि उसके नजरिए में जीनियस कौन होते हैं। तेंजो का कहना था जो सब कुछ कर सकते हैं वही जीनियस होते हैं, पर चेयरमैन का मानना कुछ और था। उनके नजरिए में जीनियस हम लोगों से अलग नहीं होते, उनके काम करने का तरीका उन्हें अलग बनाता है। वो किसी काम को करने का सही तरीका और आसान तरीका ढूंढ लेते हैं। उनकी यही मेहनत उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। हाँ, यह सच है कि मेहनत टैलेंट को हरा नहीं सकती, लेकिन तब जब टैलेंट बचा मेहनत करना न छोड़े। यहाँ तेंजो नई नई चुनौतियों का सामना करेगा जिससे उसे भी अपनी काबिलियत का पता चलेगा। ना जाने क्या चेयरमैन की बातें तेंजो को उसके दादाजी की याद दिला रही थी। तभी उसे एकेडमी की सबसे पॉपुलर और ब्रिलियंट टीचर सवादा वहां आ जाती है। सवादा को तेंजो का ट्रायल क्लास के लिए बुलाया है। तेंजो क्लास के बाहर खड़ा था और अंदर जाने से घबरा रहा था। उसने सोच लिया था कि अगर बात बिगड़ी तो वह अपने पुराने स्कूल वापस चला जाएगा। किसी तरह हिम्मत कर अंदर चला जाता है और पूरी क्लास को अपना इंट्रोडक्शन देता है। पूरी क्लास शांत हो चुकी थी। तेंजो तो अपने आप को यहाँ बेवकूफ समझ रहा था, लेकिन सच बात तो यह थी कि सब लोग उसकी खूबसूरत देखकर हैरान हो गए थे। सवादा तेंजो को विंडो लास्ट कॉर्नर सीट पर बैठा देती है और तेंजो पे टेक्स्ट बुक नहीं थी, इसलिए वो उसे बगल बैठी उस लड़की से हेल्प लेने को कहती है, लेकिन उससे पहले ही उस लड़की ने दोनों ब्रांचेस को साइड कर लिया था। तेंजो उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की कम बोलने वालों में से थी, जिस कारण तेंजो को लगता है कि वह उसे पसंद नहीं करती। यह अपनी क्लास में होजो तेंजो की चिंता कर रही थी। वैसे तेंजो को क्लास अच्छी लग रही थी। अब लंच टाइम में सभी लोग तेंजो को घेर लेते हैं और उससे पर्सनल तरह तरह के क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तब रियो नाम का स्टूडेंट उसे बचा लेता है, जो कि बात करने में बहुत अच्छा था। तेंजो को यह देख के हैरानी हो रही थी। रियो तेंजो लंच के लिए इनवाइट करता है। इधर का खाना अच्छा होने के साथ साथ बहुत सस्ता भी था। साथ ही एक स्पेशल आइटम सभी को एकदम फ्री प्रोवाइड किया जाता है। रियो का दोस्त सिंगो उन्हें अपने पास बुलाता है। सिंगो भी उनकी क्लास में है। उनके बीच एनीमे की बात चल रही थी। तेंजो यह देख के हैरान था कि यह स्टूडेंट्स एनीमे देखते हैं। वैसे कैफेटेरिया में सभी लोग तेंजो को ही घूर रहे होते हैं। उसे लग रहा था उसके ड्रेस की वजह से सब उसे घूर रहे हैं, जो कि यहाँ पे सबसे अलग है। रियो उसको बताता है कि यह सब उसके चेहरे के कारण हो रहा है। खैर, वो लोग उससे पूछते हैं कि अभी वह कौन से क्लब में है। इस वक्त तो तेंजो कोई भी क्लब में नहीं था, पर रियो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, इसलिए उसे कई स्पोर्ट्स क्लब से ऑफर मिलते रहते हैं, जिसमें वह कंफ्यूज होकर होम क्लब को ही ज्वाइन कर लेता है। और सिंगो तो वीडियो गेम क्लब में है। स्कूल में गेम ला सकते हैं क्योंकि टीचर को पूरा भरोसा है कि स्टूडेंट्स क्लास में इसे यूज नहीं करेंगे। स्कूल एंड होने के बाद तेंजो फिर से चेयरमैन से मिलने जाता है, जहां पर उनके स्कूल की तारीफ करता है, पर जब तक वह अपने आप को इस एकेडमी के काबिल नहीं समझता। रूम के बाहर होजो उसका इंतजार कर रही थी। वो तेंजो को डिसीजन जानने का वेट कर रही थी। तेंजो पूरी तरह सॉन तो नहीं है, लेकिन उसको भी यह वापस आना अच्छा लगेगा। इसके बाद होजो उसे अपने साथ मार्केट ले जाती है। होजो खुद भी यहाँ पहली बार आई है क्योंकि उसे पहले उसके पास ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ वह आ सकती थी, और पहली बार भी वह तेंजो के साथ ही आई है। तेंजो शर्मा जाता है और बात को बदलने के लिए वो उसे आइसक्रीम ट्रीट देता है। दोनों को आइसक्रीम बहुत पसंद आती है और ये दोनों कहते हैं एक साथ। तेंजो को यह मजा तो आ रहा है, लेकिन उसे इस बात का भी डर लग रहा है कहीं उसका ज्यादा खाने की वजह से वेट वापस पहले जैसा ना हो जाए। तभी उसे ध्यान आता है कि उसे होजो से पूछना था उसे उसने पहचाना कैसे था, क्योंकि पिछली मुलाकात के बाद तेंजो में बहुत बदलाव आ गए हैं।
जिसमें आज भी वही पहले जैसी मासूमियत है। तभी होजो गुस्सा हो जाती है क्योंकि अभी तक तेंजो उसे उसके सेकंड नाम से ही बुला रहा था। वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं, इसलिए वह चाहती है कि तेंजो उसे उसके पहले नाम से बुलाए, यानी वो उसको कावरी कहकर पुकारे। तेंजो घबरा गया था क्योंकि जापान में किसी का नाम बस वही ले सकता है जो उसका खास हो या प्रेमी हो। खैर तेंजो उसे कावरी कहकर बुलाता है, जो सुन वो इतनी खुश हो जाती है कि वह तेंजो को उसकी झूठी आइसक्रीम से बाइट लेने को कहती है। तेंजो के दोनों गाल लाल हो गए थे क्योंकि ऐसा करने से उन दोनों के बीच पहली इनडायरेक्ट किस हो जाएगी। तेंजो उसकी बात मानकर उसे खा लेता है और उसका टमाटर जैसा लाल चेहरा देख कावरी को भी एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी। वो उससे इसके लिए माफी मांगती है। अब उन दोनों के बीच awkward सिचुएशन को खत्म करने के लिए तेंजो भी कावरी को अपनी आइसक्रीम खाने देता है। उन दोनों के बीच का क्यूट मूवमेंट देखकर आसपास के सभी लोग उन्हें क्यूट कपल समझने लगते हैं। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। इसके बाद तेंजो ब्लड ओगरे से मिले कपड़े पहनकर वापस दूसरी दुनिया में आ जाता है। सबसे पहले वो स्लाइम मॉन्स्टर को खत्म करता है, पर अब अच्छे लेवल के मॉन्स्टर्स को मारने के बाद भी तेंजो का लेवल काफी धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब शायद उसे अपना लेवल बढ़ाने के लिए बैरियर की दूसरी तरफ जाना होगा, जहां उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उसके बाहर कदम रखते ही उसे किसी का चिल्लाने की आवाज आती है। तेंजो उस आवाज का पीछा करते हुए कई घायल सिपाहियों के बीच पहुंच जाता है जिसको उस गॉब्लिन जनरल ने मारा था। यहाँ एक लड़की की जान खतरे में थी, उसको बचाने के लिए वह सीधा उसे भिड़ जाता है, लेकिन यह कोई आम गॉब्लिन नहीं था। पर अब तेंजो भी काफी ताकतवर हो गया है। उसका ध्यान उस लड़की की तरफ गया ही था कि वो फिर से उस पर हमला कर देता है। तेंजो को उससे लड़ने में परेशानी हो रही थी, लेकिन वो अपने तरह तरह के वेपन्स को इस्तेमाल कर कर उसे खत्म कर देता है। लेकिन वह ज्यादा देर वहां रुक नहीं पाता क्योंकि उसे बचाने वाला कुछ लोग वहां आ गए थे। वैसे तेंजो सोच रहा है कि उसे अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लेना चाहिए। उसके पास उसकी साइज की एक लौती यही टी शर्ट है जो जादूगर के जादू की वजह से गंदी नहीं होती, लेकिन वह एक ही कपड़े में भी तो नहीं घूम सकता, इसलिए वह कपड़े खरीदने मॉल आया है। यही इसी मॉल में किसी एड की शूटिंग भी चल रही थी, लेकिन अब तक मेल मॉडल शूट पर पहुंचा नहीं है। इस कारण शूटिंग को लेट करना पड़ रहा था और लोगों को अपने दूसरे कामों पर भी जाना था, इसलिए फोटोग्राफर सभी को मॉल से किसी हैंडसम लड़के को लाने को कहते हैं। और यहाँ तेंजो अब अपने लिए कपड़े चूज कर रहा था, तब दो अचानक से लड़कियां उसके पास आती हैं। तेंजो को लगता है कि ये दोनों उसे जबरदस्ती कपड़े बेचने आई हैं, तो वो अनजाने में एक अलग ही अंदाज में उन्हें मना करके वहां से निकल जाता है। तेंजो उन लड़कियों को चिंता हो रही थी कि कहीं उन्हें उसकी बात बुरी न लग जाए, लेकिन तेंजो के अंदाज के बाद वो लड़कियां वहां से हिल ही नहीं पाती। वो अभी तक हैरान थी कि इतने हैंडसम लड़के ने उनसे बात कही। यहाँ उस फोटोग्राफर की नजर तेंजो पर जाती है। वो उसके कपड़े खरीदते वक्त दबोच लेता है और उसे शूटिंग के लिए ले आता है। शूटिंग तो बढ़िया चल रही थी, लेकिन ये क्लोजअप शॉट से उसे अनकंफर्टेबल कर रहे थे। यहाँ दूसरी दुनिया में हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि अब तक उसके बारे में सोच रही होती है, जिसने उसे बचाया था। हमें पता चलता है कि यह अपने किंगडम की राजकुमारी है और अब वो उस शख्स को ढूंढने जा रही है जिसने उसे बचाया था। यहाँ तेंजो की शूटिंग भी खत्म हो गई थी और अभी वह फीमेल मॉडल मियो के साथ बैठा हुआ है, जहाँ वह बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। खैर वो उसके काम की तारीफ करता है जो दूसरों को दिखने में तो आसान लगता है, पर असल में मॉडलिंग है बहुत मुश्किल। वो उससे पूछता है कि उसने मॉडलिंग करने का फैसला कैसे लिया। मियो के पेरेंट्स अपने काम की वजह से उसे टाइम नहीं दे पाते थे, इसलिए उसने मॉडलिंग करने के बारे में सोचा ताकि उसके पेरेंट्स हर वक्त उसे देख सकें। शुरुआती दिनों में काम में अच्छे ना होने के बावजूद मियो को लोगों ने बहुत प्यार दिया। उससे भी अच्छा लगता है कि अगर कोई उससे इंस्पिरेशन लेकर
मॉडलिंग इंडस्ट्री में उतरे। तेंजो भी इससे इंस्पायर हो रहा था। वो दोनों एक ही दूसरे के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हो चुके थे और इस मूवमेंट को कैमरे में चुपके कैप्चर कर लिया जाता है। तभी उनका पहला बुलाया गया मेल मॉडल शो भी वहां पहुंच जाता है। लड़कियां तो एकदम उसके लिए पागल थी। वो आते ही म्यू के साथ फ्लर्ट करने लगता है, फिर उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है और उसे जब तेंजो उसे रोकता है तो वो उसे उस पर हमला ही कर देता है, पर अनजाने में तेंजो उसका जमीन पर ही पटक देता है। वहां खड़ी पूरी पब्लिक हैरान हो गई थी। तेंजो की फट गई थी क्योंकि उसने सबसे फेवरेट मॉडल को जो पीट दिया था। पर हम देखते हैं कि अब सब तेंजो के फैन बन गए हैं। कैमरामैन ने भी शो की हरकत को कैमरे में कैप्चर कर लिया था, जिस कारण उसे दुम दबाकर वहां से भागना पड़ता है। कैमरामैन म्यू से माफी मांगता है क्योंकि उसने यह नोटिस नहीं किया कि म्यू किस चीज से गुजर रही थी। कैमरामैन तेंजो को मॉडल बनाने का ऑफर देता है, जिसके लिए वह उसे मुंह मांगी कीमत भी देगा, पर तेंजो मना कर देता है क्योंकि अभी वह सीख रहा है। वह भी ज्यादा जिद नहीं करता, बस कहता है कि जब भी उसका मन बदले वो वापस आ सकता है और वो तेंजो को उसके काम के बदले कुछ ब्रांडेड कपड़े देता है। वह उसे पैसे ही देना चाहता था, लेकिन न्यू कॉमर्स को पेमेंट देना उनकी कंपनी के रूल्स के खिलाफ है। वह जबरदस्ती तेंजो को कपड़े पकड़ा देते हैं। म्यू भी तेंजो के साथ फिर से काम करना चाहती है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। कैमरामैन अभी भी तेंजो के बारे में सोच रहा था और म्यू भी उसके बारे में सोचकर बिलस कर रही थी, जो देख के कैमरामैन उसे चिढ़ाने लगता है। इधर इस शख्स को ढूंढते वो लोग फिर से गॉब्लिन्स के झुंड के बीच फंस जाते हैं। फिर से गॉब्लिन जनरल के हाथ फ्रेंड्स की जान खतरे में थी, लेकिन फिर से तेंजो उसको बचा लेता है और सभी गॉब्लिन खत्म करके उसने सिपाहियों को भी हील अप से हील कर दिया था। अब तभी फ्रांसिस आगे आके तेंजो को मैरिज के लिए प्रपोज कर देती है। इधर म्यू की एजेंसी भी तेंजो की शक्ल देखने के बाद उसे अपनी एजेंसी का मॉडल बनाने के लिए कोई भी कीमत में उसको लाने की जिद कर रही है। कैप्टन सोल्जर ओवन प्रिंस की बातों से गुस्सा कर रहा था, तो प्रिंस भी भड़क जाते हैं और वह लोग वही बहस करना शुरू कर देते हैं। अब तेंजो उन्हें जंगल के अंदर उसके घर चल के बात करने को कहता है। उनको बड़ा झटका लगता है कि तेंजो इतने खतरनाक जंगल में रहता है। खैर वो लोग तेंजो के घर पहुंचकर उससे अपने बारे में बताते हैं। तेंजो भी यह जानकर हैरान हो गया था कि लक्ष्या असल में राजकुमारी है। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसे सजा ना दी जाने वाली हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। उल्टा उनके मन में सवाल बन रहा था कि तेंजो तो यहाँ का लगता ही नहीं। प्रिंसेस तो तेंजो को दूर देश का राजकुमार समझ रही थी जो उनका हाथ मांगेगा। ओवन को तो शक था कि यह कोई जासूस भी हो सकता है, पर उसे देखकर ऐसा लगता नहीं। और वैसे भी वो लोग उसको ही ढूंढने आए हैं ताकि प्रिंसेस उसे थैंक्स कह सके। लेकिन थैंक्स कहते कहते तो वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसे फिर से मैरिज के लिए प्रपोज कर देती है। लेकिन तेंजो मना कर देता है क्योंकि यह सब बहुत जल्दी हो रहा है। लेकिन लक्ष्या भी उसका कहना मान लेती है क्योंकि प्यार के रास्ते में दो कांटे मिलते ही हैं और वह प्यार ही क्या जो आसानी से मिल जाए। इसलिए वो अपनी लव स्टोरी की शुरुआत फ्रेंडशिप से करती है। तेंजो के कभी दोस्त नहीं रहे, इसलिए वह भी दोस्त बनाना चाहता है। वैसे तेंजो को उनके साथ राजमहल जाना होगा क्योंकि किंग उस शख्स से मिलना चाहते हैं जिनने उनकी बेटी को बचाया था, पर यह सब अचानक से हो रहा है और कुछ जल्दी ही हो रहा है, इसलिए तेंजो जब चाहे तब आ सकता है। इसके बाद वो लोग किंगडम के लिए निकल जाते हैं। उन्हीं के किंगडम के बाहर हम एक झोपड़े को देखते हैं। इसके अंदर बैठा एक अनजान शख्स लक्ष्या को मरवाना चाहता है। उसने उसे मारने की दो बार कोशिश की है, लेकिन उसके आदमी दोनों पर नाकामयाब रहे। हमें पता चलता है कि यह शख्स लक्ष्या से उस चीज का बदला लेना चाहता है जो उसने उसके साथ किया है। खैर तेंजो आज अपने स्कूल जा रहा है। अब वो इतना हैंडसम हो चुका है कि सभी लोग सिर्फ उसको ही घूरते रहते हैं, जिससे उसे परेशानी भी होती है। वैसे उसे एकेडमी में उसका इंटरवेट कंप्लीट हो चुका है। अब वो उसी क्लास में है जिसमें उसने ट्रायल लिया था। पहली क्लास खत्म होने के बाद गेम पीरियड था जहां
रियो फुटबॉल मैच में धमाल मचा रहा था। तेंजो एक जगह बैठकर उनका मैच देख रहा था। तभी उसकी ही क्लास की एक लड़की कायदे उसके पास बैठकर उससे बात करने लगती है। तभी फुटबॉल मैच के दौरान एक स्पेशल मूव लेते वक्त बॉल गलती से उनकी ओर ही आने लगती है। अगर यह शॉट कायदे को लगता तो वह काफी घायल हो जाती, पर तेंजो अपनी परफेक्शनल बॉडी से उसे बचा लेता है और उसका यह मूव देखकर सब लोग हैरान भी हो गए थे। तेंजो कायदे से पूछता है क्या वो ठीक है, जिस पर वह इस बार शर्मा कर हाँ कह देती है। तभी वहाँ लड़का भी अपने घुटनों पे आके कायदे से माफी मांगता है, पर कायदे को तो उससे नाराजगी थी ही नहीं। रियो भी कहता है कि यह लड़का दिल से बुरा नहीं है, इस लड़के का नाम आकारी है। वो तेंजो को थैंक्स कहता है उसे कायदे को बचाने के लिए। वैसे कैरे को एक गलतफहमी है कि उसे लगता है कि वह एकेडमी में बहुत पावरफुल है। इस पर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद गर्ल्स चेंजिंग रूम में सिर्फ तेंजो की ही बातें चल रही थी। उनकी बातें सुनकर कावेरी भी वहां पहुंच जाती है। कायदे उसे गेम पीरियड की सारी बात बता देती है। सभी लड़कियों के लफ्जों से सिर्फ तेंजो का ही नाम चल रहा था। उनको तो लगता है कि तेंजो की कोई गर्लफ्रेंड भी होगी, जिस पर कायदे और कावेरी दोनों एक साथ भड़क जाती हैं। खैर, तेंजो की क्लास का इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका था और इस वक्त कावेरी की क्लास का गेम पीरियड था। तभी वहां एक बाइकसर गैंग का झुंड ओसे एकेडमी के गेट को तोड़कर एकेडमी के अंदर घुस जाता है। ये लोग रेड ऑगर गैंग है, जिनका एक मेंबर वही है जो तेंजो के पिछले स्कूल में बुली किया करता था। इन लोगों को तेंजो के भाई बहन ने हायर किया है कावेरी को नुकसान पहुंचाने के लिए। उस दिन कावेरी ने जो इनकी इंसल्ट की थी वो उसका बदला लेने आए हैं। साथ ही वो इस चीज से वो ज्यादा गुस्सा है कि उनके बेवकूफ भाई को यहाँ एडमिशन मिल गया। ये लोग पुलिस के आ जाने से पहले कावेरी का किडनैप करना चाहते हैं। तो ये जो उसे बचाना चाहता था, लेकिन इतना ताकतवर होने के बावजूद उसका शरीर कांप रहा था। वो भले ही ताकतवर हो गया है, पर आज भी उसका दिल उतना ही कमजोर है। वो अपने गाल पे चांटा मारता है और अपने आप को होश में लाकर बिल्डिंग के फोर्थ फ्लोर से कूद जाता है। सभी स्टूडेंट ये देखकर डर गए थे, लेकिन तेंजो को कुछ भी नहीं होता। वो तेजी से कावेरी के पास पहुंच जाता है। बाइकर गैंग गुंडे उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। उन सभी को डॉज करते हुए तेंजो कावेरी के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अपने साथ एक सूमो रेसलर भी लेकर आए थे, लेकिन उसकी ताकत तेंजो के उसकी जगह से हिला भी नहीं पाती। उल्टा तेंजो ही उसे फेंक देता है। ये देखकर लोग इतना ज्यादा डर गए थे कि अब वो खुद ही तेंजो के लिए रास्ता बनाने लगते हैं। यह उनके लीडर से बर्दाश्त नहीं होता। इस बार वह खुद मैदान में उतरता है, लेकिन बाइक के साथ भी वह तेंजो को टच भी नहीं कर पा रहा था। उल्टा वह अपना बैलेंस खोकर अपना एक्सीडेंट करवा लेता है। शाम तक पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी थी। वो पूरी बाइक गैंग के साथ तेंजो के भाई बहन को भी अरेस्ट कर लेती है। कावेरी थक कर बेहोश होने वाली थी, पर तेंजो उसे पकड़ लेता है। वहां तेंजो का छोटा भाई बाइकर गैंग की गाली दे रहा था, तो उनका लीडर उसका गला दबा देता है, क्योंकि उसकी वजह से ही वो लोग यहाँ पे फंसे हैं। उसकी बहन उसे बचाने की कोशिश करती है, तो वो उसे भी लात मार के अलग कर देता है और लगभग अपनी सांसें छोड़ने ही वाला था कि तेंजो उसका हाथ पकड़ के उन्हें अलग कर देता है। इस वक्त तेंजो का इतना गुस्से में था कि उनकी हिम्मत ही नहीं होती। उसके भाई बहन उससे पूछते हैं कि उसने उनके लिए ये क्या किया। तेंजो के भाई बहनों ने जो भी उसके साथ किया है वो शायद कभी इसके लिए माफ नहीं कर पाएगा, लेकिन आखिरकार में वो उसका परिवार ही है। ये सुनकर वो दोनों अपने घुटनों पर आ जाते हैं और उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। वैसे आज जब तेंजो वापस दूसरी दुनिया में आया तो उसके मन में ख्याल आया कि इस जंगल में रहने वाले मॉन्स्टर्स इतने ताकतवर हैं, अगर यह झुंड में हमला कर दें तो पूरा शहर तबाह हो सकता है। पर यह कभी जंगल से बाहर निकलते ही नहीं है। तो वह सोच रहा था कि आखिर क्यों इस जंगल के मालिक ने यही जगह क्यों चुनी घर बनाने के लिए। वैसे अब तो तेंजो को यहाँ की आदत हो चुकी है। अब जब तेंजो वापस घर की ओर जा रहा था, तभी उसे किसी के किरकिराने की आवाज आती है। वो एक पप्पी था जो एक मॉन्स्टर के हाथों मारा जाने वाला था। यह मॉन्स्टर बहुत ताकतवर है। तेंजो को भी उसके देखकर पसीने आ जाते थे। उसने वापस जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन उस पप्पी पर होता जुल्म वो देख नहीं पाता। वो अपने भाले को निकालकर उसकी ओर फेंक देता है
और अपनी तलवार के साथ उसका सामना करने जा रहा था, लेकिन उस भाले से ही वो मॉन्स्टर खत्म हो चुका था। ऐसा तेंजो को साथ तभी भी हुआ था जब उसने कम लेवल होने के बावजूद इसी भाले से ब्लड ओगरे को मार गिराया था। ना जाने किसके ये हथियार हैं इतने ताकतवर। वैसे वो पप्पी तेंजो को भी अपना दुश्मन समझ रहा था। तेंजो उसे हीलिंग हब पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन अब उस पप्पी में इतनी जान बची ही नहीं थी कि कुछ देर वो और अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तेंजो उसे हील कर देता है, जिसके बाद उस पप्पी ने भी तेंजो को अपना दोस्त बना लिया था। तेंजो देखता है कि उसका स्कूल तो से भी ज्यादा है। वो उसके रंग को देखकर उसका नाम नाइट रखता है। तेंजो ने इसको घर ले जाने का फैसला किया है। अब घर पहुंचने के बाद तेंजो को रिवॉर्ड में अचानक एक ब्रश मिलता है, जिसको वो नाइट को साफ करने में यूज कर देता है। वैसे इतने ताकतवर मॉन्स्टर्स को मारने के बाद भी तेंजो का लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। इसके बाद तेंजो स्कूल जाता है, जहाँ पर वो अपने दोस्तों से पेट शॉप के बारे में पूछता है। तेंजो ने नया पेट लिया है। यह सुनकर कायदे एक्साइटेड हो जाती है और उसके ज्यादा ही करीब आने लगती है, जिसका तेंजो उसे रिलाइव करवाता है। वो भी शर्माते हुए माफी मांगती है। खैर, उसे पेट शॉप के बारे में पता तो चल गया था, लेकिन आज सभी अपने अपने कामों में बिजी हैं, तो कोई भी उसके साथ नहीं जा पाएगा। वैसे अगर वो चाहे तो कायदे उसके साथ चल सकती है। कायदे के मन में अलग ही लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि वो दोनों अकेले जाने वाले हैं, तो कायदे उसको डेट तो कह सकती है। अब पेट शॉप से वापस लौटने के बाद तो नाइट को पट्टा पहनाकर बाहर घुमाने ले जाता है। पार्क में सभी लोग तेंजो की ही खूबसूरती की चर्चा कर रहे थे। उस पार्क में तेंजो को कावरी मिलती है, जो तेंजो के पास पप्पी देकर थोड़ी हैरान थी। वो उसे सहला रही होती है। तेंजो उसे उसकी ब्रीड के बारे में पूछती है, पर वो तो वह बता ही नहीं सकता कि यह पप्पी एक फॉक्स मॉन्स्टर है, जो कि इस दुनिया का भी नहीं है। वहाँ तेंजो की म्यू से मुलाकात होती है। असल में म्यू का घर यहाँ पास में है, तो वो अक्सर यहाँ टहलने आती रहती है। कावरी ने भी मॉडल म्यू का पहचान लिया था, लेकिन म्यू यहाँ ज्यादा देर तक रुक नहीं पाती, क्योंकि अगर भीड़ ने उसे पहचान लिया तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे म्यू को खुशी होती है यह जानकर कि तेंजो यहाँ अपने पेट को घुमाने लाता रहेगा, जिस कारण उन दोनों की मुलाकात भी होती रहेगी। और यहाँ कावरी इनसिक्योर फील कर रही थी। अब उसके जाने के बाद वो तेंजो से पूछती है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तेंजो हैरान हो गया था। वो तो अपने आप को म्यू के लायक भी नहीं समझता, जिस पर कावरी को गुस्सा आ जाता है। आगे उनकी बात बढ़ पाती कि तभी एक चोर दादी जी का पर्स लेकर वहां से भाग जाता है। तेंजो नाइट को उसके पीछे छोड़ देता है और कावरी को लेकर दादी की मदद करता है। अब कुछ ही देर में नाइट भी उस चोर को घसीटते हुए वापस ले आता है। कावरी पुलिस को कॉल करने वाली थी, जो सुन वो चोर अपने आप को छुड़ा लेता है और कावरी पर जानलेवा हमला कर देता है, लेकिन तेंजो उसके जमीन पर पटक देता है। सब लोग तेंजो की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। कावरी भी उसको थैंक्स कहती है उसकी फिर से जान बचाने के लिए। इसके बाद चोर को पुलिस के हवाले करने के बाद तेंजो वापस दूसरी दुनिया में आ जाता है। आज नाइट और तेंजो अपने रास्ते में आने वाले हर मॉन्स्टर को खत्म करते हुए जंगल के सबसे खतरनाक इलाके में आ जाते हैं। इस बीच हमें यह भी पता चलता है कि नाइट अकेला ही कितना ताकतवर है। अब जंगल में आगे बढ़ते हुए उनकी नज़र एक क्रिस्टल हिरन पर जाती है, जिसका लेवल और स्कोर बहुत ही ज्यादा था। वो उसको हराने की कई तरीके का सोच रहे थे कि तेंजो को पता चलता है कि यह तो उसके इनविजिबल होने के बाद भी उसे महसूस कर पा रहा है। अब सीधा सामना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। नाइट उसके एक सिंग पर हमला करता है, पर यह हिरन तो दो तरह के जादू जानता था। अपने लाल सिंग से वो आग का हमला कर सकता है और अपने सफेद सिंग से पानी का हमला कर सकता है। उन दोनों में अपने आप को दोनों हमलों से बचा लिया था। नाइट अपनी एजिलिटी का यूज करके तेंजो को हमला करने का मौका देता है, तो वो हिरन पूरे जंगल को ही तबाह करने लगता है। लेकिन नाइट अपने आप को उस हमले से बचाता नहीं, वह हिरन को घायल भी कर देता है और उस जगह हमला करके तेंजो उसे खत्म कर देता है। और उन्हें उससे बहुत सारे रेयर आइटम्स तो मिलते ही थे, पर साथ ही उन्हें एक प्रॉपर्टर बाथ हाउस मिलता है, जिसको वो इस खतरनाक जंगल में यूज तो नहीं कर सकते। इसलिए वो वापस लौट के इस बाथ हाउस के मजे लेते हैं, फिर वापस जंगल में जाके ताकतवर मॉन्स्टर को खत्म करते हैं।
इससे तेंजो का लेवल और स्कोर भी बढ़ गया था। वो वापस जाने ही वाले थे कि तभी उन्हें एक छिपी हुई सुरंग मिलती है। उनके अंदर जाते ही मसाले जलने लगती है। अंदर एक बड़ी सी खाली जगह थी। नाइट उसे एक लाश के पास लेके जाता है। वहाँ एक किताब थी जिसमें जो लिखा था वो तेंजो को हैरान कर देने वाला था। तो दोस्तों यहाँ से होता है हमारा एपिसोड ख़त्म। अगर आपको मेरी हिंदी एक्सप्लेन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।